करने के लिए। और सबसे पहले मैं जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दिल से धन्यवाद करूंगा। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आज के जो हमारे स्पीकर है ना, उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। इनकी जो सबसे खासियत मुझे लगती है वो ये लगती है कि ये चीजों को इतनी आसानी से आपको समझा देंगे कि आपको लगेगा यार ये तो मतलब कहते हैं ना, बहुत मुश्किल से टॉपिक को बहुत आसानी से समझा देते हैं। पहला चीज। दूसरा, मैं बताऊं, दो चीज का हमारे लाइफ में ना, प्रेजेंस का कोई तारीफ नहीं करता है, कोई भी नहीं, बट एब्सेंस सबको खटकता है। वो दो चीज क्या है? पहला है नमक। खाने में किसी ने भी नमक की तारीफ नहीं की होगी। मसाले की तारीफ करते हैं, हम तारीफ करते हैं, रेसिपी का बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी नमक का प्रेजेंस का तारीफ नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसका एब्सेंस हो ना, तो हम जरूर मिस करते हैं उसे। उसी तरह से हमारा जो गुड हेल्थ है ना, उसका कोई तारीफ नहीं करता है। हमारा ये हाथ अगर 40 साल से ठीक से काम कर रहा है, हम कभी भी उसकी तारीफ नहीं करते, कभी भी नहीं करते। लेकिन अगर वो एब्सेंस हो जाए तो आप तुरंत बताते रहेंगे। अगर थोड़ा सा पेन आपके बाजू में हो गया, आप ऑफिस में हो, आप अपने काम में हो, हमेशा बोले पता नहीं क्या सुबह से पेन हो रहा है, पता नहीं क्या सुबह से पेन हो रहा है। तो कहने का मतलब है, जिस प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है ना सर, मैं एक ही लाइन बोलूंगा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। तो इस प्रोडक्ट में दोनों चीज है। एक तो ये आपके काया को ना सुख की तरफ ले जाएगा, दूसरा ये आपके माया को भी कैसे इंक्रीज करेगा वो तो है ही। मैं अगर बात करूं, लास्ट में मैं कुछ टेस्टिमोनी बोलूंगा। ये प्रोडक्ट, मैं सही बताऊं, ये मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं है, ये अमृत है। और इस प्रोडक्ट को समझाने के लिए जो वाधवा सर है ना, इनका मैं क्या बताऊं। एक तो एटॉमी का प्लेटफॉर्म, हिमोहिम जैसा प्रोडक्ट, और वाधवा सर की तरह अगर समझाया जाए, आज के आज आपको ये हिमोहिम का एक्सपर्ट बनाएंगे। तो मैं चाहूंगा अब वाधवा सर के बारे में बताऊं। ये नेचुरोपैथ हैं, दिल्ली बेस्ड कंसल्टेंसी देते हैं। सर का हमारा संबंध करीबन मतलब इससे पहले जो कंपनी थी वहां से थी, लगभग 2.5-3 साल से हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं सर को थैंक्स बोलता हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे हेल्थ चैलेंज को सर ने ऐसे चुटकियों में क्लियर कर दिया। कई बार मैं हैरान रहता हूं कि क्या नॉलेज है। अभी हम लोग कभी मिले थे, तो मैं चाहूंगा बिना आप लोगों का ज्यादा समय लिए हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा वन ऑफ द माय फेवरेट, मेरे न्यूट्रिशनल गुरु वाधवा सर। प्लीज सर कंटिन्यू करें, प्लीज सर। जी नमस्कार जी। तो एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, गुड गुड। तो पहले तो वेलकम एवरीबॉडी। तो मैं पहले, जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं शेयर कर दूं, मेरा नाम नीरज वाधवा है और मैं दिल्ली में बेस्ड एक नेचुरोपैथ हूं और मैं दिल्ली में ही प्रैक्टिस करता हूं। मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन से मेरा बड़ा लंबा रिश्ता है और मैंने अपने बहुत सारे कोर्सेज फूड एंड न्यूट्रिशन में किए हुए हैं, जिसमें से एक कोर्स मैंने इग्नू से किया था। उसके बाद सेकंड मैंने डॉक्टर बर्ग है यूएसए में, उनसे कीटो कोच की सर्टिफिकेशन ली। थर्ड मैं डॉक्टर एएलवी कुमार हैं जो मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैंने योग सीखा हुआ है और वो हैदराबाद में है। और प्रेजेंटली मैं प्रिसीजन न्यूट्रिशन से L1 की हेल्थ कोचिंग की ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। तो मेरी जो सीखने की भूख है वो कभी खत्म नहीं होती और इसी प्रोसेस में मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। और अटॉमी ने उसमें मेरा बड़ा साथ दिया है, अटॉमी में भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो ये तो था मेरे बारे में। तो आज का जो प्रोग्राम है मैं शेयर करता हूँ वो कैसे जाने वाला है। तो आज जो टॉपिक्स ऑफ द इवनिंग है उसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे कि कैंसर के डेवलपमेंट में क्या ट्रीटमेंट्स हुए, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स थे और कैसे कैंसर पिछले 100 साल में इसके ट्रीटमेंट्स में डेवलपमेंट हुए और हम आज कहाँ स्टैंड करते हैं उसको। इससे पहले कि आप इस प्रोडक्ट को किसी को रेकमेंड कर सकें, आपको एग्जैक्टली ये समझ आनी चाहिए कि कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है, ये होता क्यों है, और हम इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चॉइसेस होती है कस्टमर के पास। क्योंकि जब आप किसी कस्टमर से मिलेंगे और कैंसर के बारे में बात करेंगे तो कस्टमर सारी चॉइसेस को हैंडल कर रहा होगा और वो क्या क्या चॉइसेस होंगी उसके ऊपर से हम उनको क्या चॉइसेस दे सकते हैं उसको भी हम आज देखेंगे। सेकंड जो है, हम आज अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि हेमोहिम उन चॉइसेस में कहाँ स्टैंड करता है। देखिए, आप किसी कस्टमर के पास पहुंच के, कैंसर का कस्टमर के पास पहुंच के ये नहीं बोल सकते ये हिमोहिम हुआ आप इसको ले लो और आप कल ठीक हो जाओगे, क्योंकि कस्टमर को पहले प्रोडक्ट, आपको जितना प्रोडक्ट में ट्रस्ट है उतना कस्टमर को भी ट्रस्ट होना चाहिए। तो कस्टमर अपने ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर रखेगा। मेरे पास एक केस आया अराउंड 3 वीक्स बैक।
एक लड़की ने हैदराबाद से कॉल किया, उसके फादर को मुंह के इधर यहाँ पे कैंसर था और वो हीमोहिम लेना चाहती थी, लेकिन उसके फादर अग्री नहीं कर रहे थे हीमोहिम लेने के लिए। उसके फादर क्लियर थे कि मैं हीमोहिम, मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, मुझे कीमो ही करवानी है। तो ऐसे कस्टमर्स के साथ बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और कस्टमर मल्टीपल डॉक्टर्स को विजिट कर रहा होता है, उसमें से हमें हमारी एक चॉइस भी हमें उसको प्रोवाइड करनी है। इसके बारे में हम आज समझेंगे कि हम उसको वो चॉइस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब कैंसर को समझने के लिए ना सबसे पहले जो समझना जरूरी है वो अपने खाने को समझना जरूरी है। और मैं ये असर्ट कर रहा हूँ, ये बात को जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको मैं बहुत कॉन्फिडेंस से असर्ट करके बोल रहा हूँ और इस ग्रुप पे बैठे हुए मैक्सिमम लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप ओवर फेड है पर अंडर न्यूट्रिशन है। मतलब आप खाना तो बहुत खाते हैं, पेट को खाने से भर लेते हैं, लेकिन उस खाने में न्यूट्रिशन की मात्रा कम है। इसको हम बोलते हैं यू आर ओवर फेड बट अंडर न्यूट्रिशन। तो या तो आपका खाना कम है, या खाना आपका ठीक नहीं है, या खाने में पौष्टिकता ही नहीं है कि आप खा रहे हैं, आपने चावल से पेट भर लिया, आपने रोटी से पेट भर लिया, आपने दाल से पेट भर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी, और आप अपनी तरफ से ठीक खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये असर्ट करूंगा और ये मैं बहुत स्ट्रांगली असर्ट कर रहा हूं कि आप ओवर फेड हैं और अंडर न्यूट्रिशन है। मेरे ख्याल में इस दुनिया में कोई नहीं है जो बैठा, जिसको आज कैंसर नहीं है और वो बैठा ये सोच रहा होगा कि शायद मुझे कल कैंसर हो जाए। कोई नहीं सोच रहा होता। और जिनको कैंसर होता भी है वो शायद 20 साल पहले कभी नहीं सोच रहे होंगे कि हमें 20 साल के बाद कैंसर होने वाला है। तो कैंसर होना नहीं होना ये हमारे हाथ में, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है कि हमें कैंसर फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। और उस जो जर्नी है कि हमें फ्यूचर में भी कभी कैंसर ना हो, उसकी जर्नी इसी से शुरू होती है कि हम पहले ये जान लें कि हम ओवर फेड और अंडर न्यूट्रिशन है। अब ये चीजें, इससे पहले कि हम डेप्थ में घुसेंगे ना, मैं चाह रहा हूं कि ये चीजें ना आपके अंदर सिंक कर जाए, आपके अंदर सिंक कर जाए, आपके अंदर ये बात बैठ जाए कि आपका क्लाइंट भी ओवर फेड और अंडर न्यूट्रिशन है। पहली चीज। दूसरी चीज आपके अंदर जो सिंक कर जाए वो ये है कि आपका शरीर एक खुद को ठीक करने वाला डिवाइस है। भगवान ने आपकी बनावट इस ढंग से बनाई है कि आपका शरीर खुद को ठीक करता है। अच्छा, कितने लोग हैं जो इससे अग्री करते हैं कि जब हमें चोट लगती है तो हमारी चोट अपने आप ठीक हो जाती है? तो आप अग्री करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आई एग्री, कि हमें चोट लगती है और हमारी चोट अपने आप ठीक हो जाती है, अगर हमारे पास दवा नहीं हो तो भी। ओके, मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट, जो भी स्क्रीन के साथ में छेड़खानी कर रहा है प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दें। सब बहुत सारे सेशन को अटेंड करने आए हैं, तो प्लीज सेशन को स्मूथली चलने में मदद करें। राइट, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि आपको चोट लगती है और वो चोट अपने आप ठीक हो जाती है? ओके, गुड। अच्छा, आपको हल्का फुल्का बुखार हो, अगर 99, 99.5, 100 इस तरह का बुखार हो और आपके पास कोई दवा ना हो और आप रात में सोएंगे और आराम करेंगे तो चांसेस है आपका अगले दिन बुखार भी ठीक हो जाए। कितने लोग एग्री करते हैं? ओके, तो कुछ लोगों ने, ओके, सम पीपल हैव सेड यस, गुड। तो मैं एक्चुअली क्रिएट करने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि आपका शरीर एक सेल्फ हीलिंग डिवाइस है जो सही परिस्थितियों में अपने आप को ठीक कर लेता है। ठीक है, तो अब इस बात को ना सिंक इन कर लो, इस बात को ना समझ लो, इससे पहले कि आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करो, इस बात के अंदर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका शरीर एक सेल्फ हीलिंग डिवाइस है जो कि अपने आप को ठीक रखने की शक्ति रखता है। ठीक है, अब वो शक्ति कहां से आती है? वो आपके न्यूट्रिशन से। तो हम हमेशा नेचुरोपैथी के अंदर हम हमेशा बोलते हैं कि जब पर्याप्त मात्रा में शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा और सही न्यूट्रिशन मिलेगा तो शरीर अपने आप को खुद ठीक कर लेगा। ठीक है, तो मेरे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर आपका शरीर अपने आप को ठीक नहीं कर रहा तो कंसिडर करो कि आपने अभी उसको सही न्यूट्रिशन और सही प्रोडक्ट दिया ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके घर का खाना वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकता।
आपके घर का चावल, आपके घर का आटा, आपके घर की दाल सब्जी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो अगर आप चाहते हो कि आप देखिए शरीर कैसे फंक्शन करता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी होती है और आपके शरीर में सैनिक है, और वो सैनिक क्या है? आपका इम्यून सिस्टम। तो आपका इम्यून सिस्टम में आपके सैनिक जिस एरिया में भी कोई बीमारी है उस तरफ को चल पड़ते हैं आपको ठीक करने के लिए, और वो 24 घंटे आपको ठीक करने में लगे हुए हैं। देखिए उसमें मैक्सिमम रिपेयर तब होती है जब आप सो रहे होते हैं। अगर आप जगे हुए हैं और आप डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, वो शरीर का रिपेयरिंग टाइम नहीं है। हालांकि उस टाइम में भी शरीर रिपेयरिंग में लगा हुआ है। डे टू डे एक्टिविटी, सुबह आप 6 बजे उठे और रात को आप 10 बजे सोए, इस पीरियड के अंदर मैक्सिमम टाइम आप अपना डाइजेशन में स्पेंड करते हैं। आप खाना खाते हैं, शरीर को खाना प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और जब आप सो जाते हैं तब आपका शरीर इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करता है आपको रिपेयर करने के लिए। इसीलिए आपको सोने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सोना बहुत जरूरी है। तो आपके ठीक होने में आपके शरीर, आपका दिन में खाया हुआ खाना प्लस दिन में खाया हुआ न्यूट्रिशन और रात में सोना ही आपको हील करता है। और सबसे ज्यादा हीलिंग पीरियड रात को ही होता है, ये समझने की जरूरत है। बॉडी इज अ सेल्फ हीलिंग डिवाइस। व्हेन यू स्लीप इट डज मैक्सिमम रिपेयर एट दैट पीरियड। ठीक है, ठीक है। अब ये बात जब हम दो चीजों को समझ लिया ना, अब हम बीमारियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे ना तो 1900 से लेकर 2000 तक ह्यूमैनिटी के ये 5 बड़े चैलेंजेस थे। एक जमाना था जब 1930 के अंदर लोग मलेरिया से मर जाते थे। जब भी मलेरिया का मैं बोल रहा हूँ मलेरिया का इलाज नहीं था, उस पीरियड में लोग मलेरिया से मर जाते थे। एक पीरियड ऐसा था लोगों को टीबी होती थी तो लोग टीबी से मर जाते थे, स्मॉल पॉक्स से मर जाते थे, हार्ट डिजीज से मर जाते थे। ये मोस्टली लोगों की डेथ के 5 मेन कॉजेज थे, और इसमें से 3 ऐसे कॉजेज हैं जो मलेरिया, टीबी और स्मॉल पॉक्स, जिसपे हमने विजय पा ली है। आज की डेट में शायद ही मलेरिया से कोई मरता है। मतलब अगर आप, एक जमाना होता था अगर आपको पता लग गया कि आपको मलेरिया है तो हाहाकार मच जाती थी, और घर वालों को समझ में आ जाता था कि ये आदमी अब जाने वाला है, और घर के बाहर लाल निशान लगा दिया जाता था कि इस घर में किसी को मलेरिया है, इस घर से इंटरेक्ट नहीं करना है, और वो इंसान कुछ दिनों में मर जाता था। सिमिलरली टीबी भी एक जमाने में ऐसी बीमारी थी। आप पुराने वाली जो वो हिंदी मूवी है ना, एक हिंदी मूवी है जिसके अंदर शाहरुख खान ने भी एक्ट किया है, उसमें टीबी हो जाता है। और तो उस टाइम में टीबी में एक ऐसी बीमारी थी कि टीबी हो गया तो खांसी कर करके, मूवीज में दिखाते हैं खांसी कर करके हीरो मर गया। तो टीबी भी एक ऐसी बीमारी थी जिसपे हमने विजय पा लिया। इसका ट्रीटमेंट काफी डिफिकल्ट है आज की डेट में, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आज की डेट में हम बोल सकते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बोलते हैं मुझे टीबी हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। सेम गोज फॉर स्मॉल पॉक्स। लेकिन और आप नोटिस करो, ये एक ऐसा पीरियड था जहां पे दो ऐसी चीजों का आविष्कार हुआ। पहली पेनिसिलिन और दूसरी एंटीबायोटिक्स। ये दो चीजें ऐसी थी जो बहुत सारी चीजों हमारी बीमारियों पे काम करती थी, और खासकर वो बीमारियां जो बैक्टीरिया बेस्ड होती थी, जो बैक्टीरिया की वजह से आती थी। लेकिन ऊपर दी हुई बीमारी में इनका बहुत बड़ा रोल नहीं था, और इसमें से 3 बीमारियों पे हमने विजय पाई। अब हम देखते हैं कौन सी ऐसी 2 बीमारियां थी जिनसे हम अभी भी डील कर रहे हैं। ठीक है, तो 21st सेंचुरी के हमारे 2 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है हार्ट डिजीज। अब हार्ट डिजीज में भी हमने फेयरली काफी सक्सेस पाई है। आपको अनलेस कोई आपको ऐसा मिला जिसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले केके की डेथ हो गई स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, लेकिन अगर उसने टाइम से अपना डायग्नोसिस करवा लिया होता तो शायद वो कोई कुछ तो उसको दवा ऐसी मिलती कि वो 20, 25, 30 साल काट जाता। तो हमें हार्ट डिजीज के अंदर फेयरली हम सक्सेसफुल हैं हार्ट डिजीज को ठीक करने के लिए। और दूसरी प्रॉब्लम है कैंसर। अब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग स्ट्रगल करते हैं, और ये एक स्टबन किलर है। ठीक है ना, स्टबन किलर का मतलब ये होने के बाद काफी मेहनत और काफी टाइम लगता है लोगों को, और काफी एनर्जी जाती है फैमिली की, बहुत पैसा जाता है इसको ठीक करने के लिए। ये आज भी कैंसर इस सेंचुरी का सबसे बड़ा और स्टबन किलर है। और मेरा हमेशा ये मानना है कि आप दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट ले लो, आप चाहे जितने मर्जी अमीर हो, आपके पास बेस्ट ट्रीटमेंट है तो भी एक परसेंटेज चांसेस होंगे कि आप कैंसर होएगा और आप बचोगे नहीं। तो कौन लोग अग्री करते हैं? तो आप चैट बॉक्स में अग्री कर सकते हैं मेरे साथ, आई अग्री कि कैंसर होने के बावजूद, आपके पास पैसा होने के बावजूद भी
बहुत रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, फॉर एग्जांपल एप्पल के ओनर थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो है उनके पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, और उनके पास बेस्ट डॉक्टर्स की कमी नहीं थी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे थे, और उसके बावजूद भी स्टीव जॉब्स 55 साल की उम्र में कैंसर से पीड़ित हो गए। अब हमारे इंडिया में देख लीजिए कि अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इरफान खान थे, वो बेस्ट ट्रीटमेंट लेके आए, यूएस गए, ऋषि कपूर थे, बेस्ट ट्रीटमेंट लेके आए और कोई कमी नहीं छोड़ी, बेस्ट कीमोथेरेपी ली, बेस्ट रेडियोथेरेपी ली, उसके बावजूद भी वो नहीं बचा पाए। तो आपको समझने की जरूरत है, ये एक ऐसी स्टबर्न बीमारी है जिसके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस होने के बावजूद भी, बेस्ट ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी, ये हमारे लिए एक चैलेंज खड़ा है 21वीं सदी में। और इंटरेस्टिंग चीज है, आपके हाथ में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसको बहुत आसान बना सकता है लोगों के लिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जैसे किसी को बोलता है ना, कहाँ जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ मलेरिया की दवाई लेने। तो क्या फ्यूचर में ऐसे हो सकता है डॉक्टर के पास जा रहा हूँ हेमोहिम लेने के लिए, क्यों, मेरे को मुंह का कैंसर हो गया। तो मैं भगवान से मेरी दिली इच्छा है कि फ्यूचर हमको, हमारे लिए ये फ्यूचर लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे, बिल्कुल जैसे हम मलेरिया को ट्रीट करते हैं ऐसे हम कैंसर को ट्रीट कर पाए। और उसके लिए अटॉमी ने हमें एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट दिया है, इसकी टेस्टिमोनीज मैं भी शेयर करूंगा। मैंने बड़े सारे लोगों को अपनी लाइफ के अंदर, क्लोज लोगों को हेमोहिम प्रोवाइड किया है, और उस पर हम देखेंगे उनको क्या बेनिफिट हुए इसके। बट आपको समझने की जरूरत है, बेस्ट ट्रीटमेंट्स एंड मनी आर स्टिल नॉट सेविंग पीपल विद देयर कैंसर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सालों से, जब देखो कैंसर की हिस्ट्री ना 1700 साल पीछे जाती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे डॉक्टर्स कैंसर को समझते गए, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन चेंज होती रही है। और ना साइंस जो है ना, किसी चीज की रियलिटी नहीं है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, साइंस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई समथिंग इज हैपनिंग। साइंस एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि हमारे जीवन में कोई चीज क्यों होती है, और जब वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है ना, वो कभी भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते थे धरती जो है वो गोल नहीं है, धरती फ्लैट है। फिर जब एक नई एक्सप्लेनेशन आई और उसके एविडेंस आए और प्रूव हुआ कि धरती तो फ्लैट नहीं है, धरती गोल है। अब ऐसे ही हर चीज की नई नई एक्सप्लेनेशन आती है। साइंस कभी एक चीज पे अटकती नहीं है, इवॉल्व होती है और नई एक्सप्लेनेशन ले आती है। तो जब डॉक्टर्स ने समझने की कोशिश की कि एक्चुअली कैंसर होता क्यों है, तो सबसे पहली चीज हमारे को समझ में आई कि धुएं से लोगों को कैंसर हो जाता है। और ये एक्सप्लेनेशन पुरानी है, मतलब जब साल 1900 के आसपास जब कैंसर पे रिसर्च हो रही थी, 1870 में, 1890 में, 1900 में, तो हमारे डॉक्टर्स को ये समझ में आया कि उन लोगों को कैंसर होता है जो धुएं में रहते हैं, और उन लोगों को कैंसर होता है जो सिगरेट पीते हैं। ये भी समझ में आया, क्योंकि सिगरेट भी एक प्रकार का धुआं है। और थोड़े टाइम बाद हमें समझ में आया कि एस्बेस्टोस जो है एक मटेरियल, एक एलिमेंट है जो कैंसर कॉज करता है। तीसरी चीज हमें समझ में आई, जो लेडीज, एक जमाने में एक प्रोडक्ट आता था उसको बोलते थे रेडियम। रेडियम जो है ना, घड़ी के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, ताकि जब रात को आप घड़ी देखे तो उसके नंबर चमके और आपको टाइम दिखाई दे। उस प्रोडक्ट को रेडियम बोलते हैं, वो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता था। और जो लेडीज रेडियम घड़ियों की प्रोडक्शन में काम करती थी ना, अक्सर देखा गया कि उनको कैंसर हो जाता था। और यह भी देखा गया कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा इंफेक्शियस डिजीजेज होती हैं, उनमें भी कैंसर पाया गया। तो हम डॉक्टर्स के लिए यह क्लियर हो गया कि ये चार चीजें जो है ना कैंसर कॉज करती हैं। तो इसको ऐसे देखते हैं, तीन चीजें ऐसी हैं जो केमिकल बेस्ड है। एस्बेस्टोस एक केमिकल है, टोबैको एक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, धुआं एक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। तो डॉक्टर्स ने यह मान लिया कि हमारे को केमिकल से कैंसर हो सकता है। फिर एक फिजिकल प्रोडक्ट है रेडियम। रेडियम मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसको आपने हाथ लगाया और हाथ लगाने की वजह से आपको कैंसर हो गया। तो ये भी समझ लिया कि रेडियम भी कैंसर कॉज करता है। तीसरी चीज देखी गई, ये तीन तरह के डिफरेंट वायरसेस हैं। पायरोली वायरस है, एप्स्टीन-बार वायरस है, एचपीवी वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है। हेपेटाइटिस जो है वो लिवर को परेशान करता है। हेपेटाइटिस वायरस, ये बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, हेपेटाइटिस एक बीमारी का नाम भी है। तो हेपेटाइटिस जो है वायरस जो है, ये भी रिजल्ट कर सकता है शरीर के अंदर कैंसर कॉज करने के लिए। तो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स भी कैंसर कॉज करती हैं।
तो डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैंसर 3 तरीके से होता है, केमिकल से, फिजिकल से और इन्फेक्शन से, ठीक है। लेकिन ऐसा आने वाले टाइम में देखा गया कि जहां पे ये 3 प्रॉब्लम्स नहीं थी वहां भी लोगों को कैंसर हुआ। फॉर एग्जांपल, मेरी नानी की डेथ कैंसर से हुई थी। अब ना तो मेरी नानी एस्बेस्टॉस करती थी, ना वो टोबैको सिगरेट पीती थी, ना वो धुएं में रहती थी, ना वो घड़ी की फैक्ट्री में काम करती थी और ना उसको कोई इन्फेक्शन हुई थी। उसके बावजूद भी मेरी नानी की डेथ जो है कैंसर से हो गई। तो डॉक्टर ने सोचा कि ये जो थ्योरी है ये अब ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो इस थ्योरी पे होल्ड नहीं करते। कैंसर होने का इसका मतलब और भी कारण है इस दुनिया में। तो जब और कारण ढूंढे गए तो एक और एक्सप्लेनेशन सामने आई। बट पहली वाली एक्सप्लेनेशन से हमें एक चीज समझ में आ गई कि कैंसर जो है ना, सेल्स का एक्सेसिव ग्रोथ है, कि शरीर के अंदर कहीं ग्रोथ होती है, यहाँ ग्रोथ हो गई, यहाँ ग्रोथ हो गई, पेट के अंदर ग्रोथ हो गई, लिवर में ग्रोथ हो गई, जहां भी कोई एक्सेसिव ग्रोथ होगी वहां पे कैंसर हो जाएगा। यह चीज हमारे को इस थ्योरी से अच्छी तरह समझ में आ गई और हमारे पास बड़े सालों से 3 ऑप्शंस थे उसको ठीक करने के लिए, जिसमें पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि कैंसर को मार दो। मार दो कैसे? सर्जरी कर दो और उसको काट के निकाल दो। तो कस्टमर के पास सबसे पहला ऑप्शन यही होगा कि वो जाएगा, सर्जरी करवाएगा और वो बोलेगा मैं सर्जरी करवाने लगा हूं और कैंसर को काट के निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी को सिर के अंदर कैंसरियस ट्यूमर हो गया तो इसका सिर काटेंगे, सिर काटने के बाद उसके अंदर से कैंसर के ट्यूमर को बाहर निकालेंगे और उसका सिर पैक कर देंगे। इसको बोलते हैं कैंसर को मारना और खत्म करना। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है उसको बर्न कर दे। तो जैसे जैसे साइंस ग्रो करती है हमारे पास और ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं, तो हम लेजर से किसी भी कैंसर को बर्न कर सकते हैं, रेडिएशन देकर लेजर से। तो हमने वो ऑर्गन जहां पे कैंसर है उस ऑर्गन को खोला, वहां पे जो कैंसरियस सेल्स हैं उनको रेडिएशन से जला दिया, जलाने के बाद पेशेंट को वापस पैक कर दिया। और तीसरी ऑप्शन है पॉइजन इट। पॉइजन का मतलब यह है कि शरीर में एक ऐसा पॉइजन डालना है जिसको कीमोथेरेपी बोलते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल मर जाए। और ये थेरेपी बड़े सालों से धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है और इसमें नए नए कीमोथेरेपी एक इलाज का नाम नहीं है। कीमोथेरेपी के अंदर जो दवा इस्तेमाल होती है वो इवॉल्व हो रही है, वो चेंज होती रहती है। जो दवा हम कीमोथेरेपी में 10 साल पहले यूज करते थे वो अब नहीं यूज करते। जो दवा हम 20 साल पहले यूज करते थे वो 10 साल पहले यूज नहीं करते थे। तो कीमोथेरेपी में कौन सा पॉइजन हमने इस्तेमाल करना है पेशेंट के कैंसर को मारने के लिए, वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है, आपको ये समझने की जरूरत है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है? देखिए, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स क्या है कि और चीजें डैमेज हो सकती हैं, पहली चीज। दूसरा कि किस वजह से इंसान को कैंसर हुआ उसको तो अभी तक एड्रेस ही नहीं किया। हमने उसके कैंसर को रेडिएट किया और बाहर निकाल दिया, लेकिन उसको कैंसर क्यों हुआ? अक्सर बोलते हैं ना कि कैंसर का ऑपरेशन कराओ तो कहीं और जगह पे कैंसर आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है लोगों को क्योंकि रेडिएशन से कैंसर को बाहर निकाल दिया, सर्जरी से कैंसर को बाहर निकाल दिया, कीमो से कैंसर को मार दिया, लेकिन जो अंडरलाइन कॉज है जिसकी वजह से कैंसर हुआ, जो हम समझने की आज कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने एक एक्सप्लेनेशन समझ लिया, वो अंडरलाइन कॉज तो अभी तक एड्रेस ही नहीं हुआ। और मोस्टली लोगों के लिए वो अंडरलाइन कॉज एड्रेस होता ही नहीं है। इसलिए वन चांसेस होते हैं जिसको एक बार कैंसर हो जाता है, ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी उसमें बड़े सारे लोग दोबारा कैंसर के शिकार पड़ जाते हैं। अब ये जो हमारे पास ऑप्शन थी, हमने इससे क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि कैंसर सेल जो है ना वो ग्रो करता है, एक पहली चीज ये सीखी। दूसरी, नॉर्मल सेल जो होता है बॉडी का वो ग्रो करता है, लेकिन एक पॉइंट पे आके उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है और फिर वो मर जाता है और उसकी जगह में एक नया नॉर्मल सेल आ जाता है। लेकिन कैंसर सेल ग्रो करता है और ग्रो करते रहता है, इनडेफिनेटली ग्रो करते रहता है। जब तक कैंसर सेल को फूड की सप्लाई मिलती रहेगी, कैंसर सेल इनडेफिनेटली ग्रो करता रहेगा। इसका मतलब है आपको यहाँ पे ट्यूमर हुआ तो उसका कैंसर सेल ग्रो करेगा और ग्रो करेगा और ग्रो करेगा और ग्रो करेगा। इसका मतलब है कैंसर सेल की डेथ नहीं होती, जबकि बॉडी के हर सेल की डेथ होती है। हर 6 महीने में वो रिप्लेस होता है और एक नया सेल आता है। ठीक है, तो पहली चीज ये समझ लो। दूसरी चीज, कैंसर सेल, लिवर का कैंसर सेल और लंग का कैंसर सेल दोनों एक जैसे दिखते हैं, जबकि लिवर का सेल
लंग के सेल से डिफरेंट है। मतलब लिवर को अगर हम काटें और लिवर के सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे और सेम लंग के सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो दोनों सेल्स दिखने में फर्क होंगे। लेकिन जब दोनों सेल्स को कैंसर हो जाएगा अगर, तो कैंसर सेल्स दोनों के सेम होंगे। इसका मतलब है बॉडी का कोई भी सेल जब कैंसर सेल में तब्दील होता है तो वो एक ही जैसा दिखता है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो लंग्स में हो, चाहे वो लिवर में हो, उसकी बनावट सेम होती है। इसका मतलब किसी भी सेल को जब हम कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देती है बॉडी, तो वो लंग्स का, लिवर का, ट्यूमर का सेम होता है हर जगह पर। ये भी समझने की जरूरत है। तीसरी चीज, क्या बॉडी का लिवर का सेल हमेशा लिवर में रहेगा, ब्रेन का सेल हमेशा ब्रेन में रहेगा, लंग्स का सेल हमेशा लंग्स में रहेगा, लेकिन कैंसर का सेल अपनी जगह छोड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि लंग्स का कैंसर का सेल अपनी जगह का छोड़ के लिवर में जा सकता है और लिवर में अपना एक भाई बना सकता है, क्योंकि लंग्स का कैंसर का सेल और लिवर का कैंसर का सेल तो सेम दिखेगा। तो अब यह भी समझने की जरूरत है, बॉडी का कोई भी सेल मूव नहीं कर सकता अपनी जगह से। आपके मसल का सेल आपके ब्रेन में नहीं जा सकता, आपके ब्रेन का सेल आपके लिवर में नहीं जा सकता, आपके लिवर का सेल आपकी किडनी में नहीं जा सकता, लेकिन कैंसर सेल अपनी जगह बदल सकता है, जगह छोड़ सकता है और नई जगह जाके डेवलप हो सकता है। अभी तक हमने कैंसर के बारे में ये चीजें सीख ली है। अब इसको समझते हैं। यही एग्जैक्टली इस टेबल में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि देखो, कैंसर सेल इनडेफिनेटली ग्रो करता है, यस। नॉर्मल सेल इनडेफिनेटली ग्रो नहीं करता, नॉर्मल सेल की डेथ हो जाएगी, फिर नया आएगा। कैंसर सेल इमॉर्टल होता है। इमॉर्टल वो जो कभी नहीं मरता। अगर आपके शरीर में, कस्टमर के शरीर में कैंसर का सेल है, अगर कस्टमर 5 साल तक जिंदा है तो कैंसर का सेल भी 5 साल तक जिंदा है, जबकि उसके नॉर्मल सेल 5 साल के अंदर 15 बार बदल चुके हैं। कैंसर का सेल शरीर में मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, नॉर्मल सेल नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है नॉर्मल सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कैंसर सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। कैंसर का सेल हमारे शरीर में बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है। इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसको इंसान की बॉडी के हिसाब से समझते हैं। जब आपने बहुत धीरे धीरे 15 किलोमीटर भागना है तो उसके भागने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी बॉडी, उसको एरोबिक एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। धीरे धीरे भागते रहते हैं, आपकी बॉडी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती रहती है, इसलिए ये एनर्जी अनलिमिटेड होती है। मतलब आप 1 किलोमीटर भी भाग सकते हैं, 10 किलोमीटर भी भाग सकते हैं, 25 किलोमीटर भी भाग सकते हैं, 100 किलोमीटर भी भाग सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अनलिमिटेड है। जब तक बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी, शरीर चलता रहेगा। लेकिन एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है। सपोज मैं किसी रनर को बोलूं 100 मीटर फुल स्पीड पे भागना है 50 सेकंड के लिए सिर्फ। अब अगर इस पॉइंट पे हमारा शरीर ऑक्सीजन की वेट करेगा तो हम 100 मीटर तेज नहीं भाग सकते। तो 100 मीटर बहुत तेज भागने के लिए हमारा शरीर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता। इस तरह की रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो होता है लैक्टिक एसिड। कहने का मतलब है, जब आप धीरे धीरे भाग रहे हैं तो आप ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी बनाएंगे। लेकिन जब आप बहुत तेज 100 मीटर भागेंगे 50 सेकंड के अंदर, तो आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बिना ऑक्सीजन के आपकी बॉडी 50 सेकंड तक रन करेगी और उसका बाय प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड। इसलिए जो रनर बहुत तेज भागते हैं 100 मीटर के लिए, उनके मसल्स में लैक्टिक एसिड बहुत तेजी से बन जाता है और लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स को थका देता है। अब ये मैंने क्यों समझाया, ये समझाने के लिए कि कैंसर का सेल हमारी बॉडी में बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव करता है और कैंसर का सेल जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता, और कैंसर के सेल का बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। अब जिनके लिए क्लियर है वो चैट बॉक्स में लिखें क्लियर, ताकि मुझे समझ में आए कि ये बात समझ में आई है कि नहीं आई। और जिनको क्लियर नहीं है वो लिखे नॉट क्लियर, ताकि हमें पता चले किनको क्लियर नहीं है।
ताकि हम उनको दोबारा से हेल्प कर सके। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मोस्टली अभी तक नॉट क्लियर एक भी नहीं आया है, ठीक है। तो आप ये जान लें कि आपका जो क्लाइंट है जो कैंसर से डील कर रहा है, उसका कैंसर सेल इमॉर्टल है, मरने वाला नहीं है। नॉर्मल सेल मॉर्टल है और कैंसर सेल ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर रहा जिंदा रहने के लिए। कैंसर सेल उतना ही जिंदा है जितनी आपके शरीर का नॉर्मल सेल जिंदा है। ये जान लीजिए पहले। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन समझने के बाद भी जो लोग साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे थे, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि केमिकल से एक्सेसिव ग्रोथ क्यों होती है। ये तो समझ में आ गया कि वो सेल है, वो बिना ऑक्सीजन के चलता है। ये भी समझ में आ गया कि वो जिंदा है, कैंसर सेल मरता नहीं है। लेकिन कोई भी केमिकल हमारे शरीर को जब छू रहा है, जब धुआं छू रहा है, जब सिगरेट का धुआं छू रहा है, तो कैंसर का सेल केमिकल की वजह से नॉर्मल सेल बड़ा हो के कैंसर सेल क्यों बन जाता है, इसकी अभी तक डॉक्टर्स को एक्सप्लेनेशन नहीं थी। कब तक नहीं थी वो एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज आई, उसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया, और ये करीब साल 2000 के आसपास हुआ। तो डॉक्टर्स ने देखा कि जो चीज हमें नहीं समझ में आ रही थी कि कैंसर केमिकल से, कैंसर बड़ा होकर शरीर में केमिकल की वजह से बड़ा क्यों हो जाता है, उसको समझने की कोशिश करी हमने, और वो हमने समझी जीन म्यूटेशन से। तो अभी तक 100 साल से हम यही समझते आ रहे थे कि कैंसर जो है वो 3 चीजों की वजह से होता है, फिजिकल, केमिकल, और एक चीज जो मैंने फिजिकल, 3 चीजें मैंने एक्सप्लेन करी थी, उनकी वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। तो जब ह्यूमन जीनोम बना और जेनेटिक थेरेपीज और जेनेटिक म्यूटेशन सामने आई, तो एक सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी बनाई गई। इस सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी में यह देखा गया कि जो कैंसर है ना, वो जीन्स डिस्टरप्ट वर्क करने की वजह से हो रहा है। ये तो धुएं की वजह से हो ही नहीं रहा, ये तो केमिकल की वजह से हो ही नहीं रहा। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे जीन्स खराब हो गए। और जीन्स कैसे खराब हो गए? जीन्स खराब हो गए क्योंकि जीन्स रेप्लिकेट करते हैं अपने आप, और रेप्लिकेट करने के प्रोसेस में कोई जीन डैमेज हो गया। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी, देखो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि अगर हमें यह पता चल जाए कि कौन सा जीन खराब हुआ है कैंसर के अंदर, तो हम उस जीन के हिसाब से एक ड्रग बनाएंगे और वो ड्रग पेशेंट को देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। और वो ऐसी एक ड्रग बनाई भी गई। उस ड्रग का नाम था ग्लीवैक। ग्लीवैक उस ड्रग का नाम था। और टाइम मैगजीन के अंदर ये आर्टिकल छपा, देयर इज अ न्यू एम्यूनेशन इन द वॉर अगेंस्ट कैंसर। क्योंकि ग्लीवैक सामने आ गई थी। रेवोल्यूशनरी न्यू पिल्स लाइक ग्लीवैक कॉम्बैट कैंसर बाय टारगेटिंग ओनली द डिजीज सेल। कहने का मतलब है जो जीन खराब है उसी को टारगेट करेंगे, ग्लीवैक देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे पेशेंट्स ठीक होने शुरू हुए। और इसलिए वो बोलता है देयर इज अ न्यू एनिमेशन। जब पेशेंट ठीक होने शुरू हो गए तो डॉक्टर्स को समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम तो जेनेटिक है, ये तो धुएं से हो ही नहीं रही, ये तो केमिकल से हो ही नहीं रही। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आई, एक नया प्रोजेक्ट चला। उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं कैंसर जीनोम एटलस। उसमें क्या किया गया, 33 कैंसर के पेशेंट लिए गए और उन 33 कैंसर के पेशेंट में देखा गया कौन कौन से जीन्स म्यूटेटेड है। लेकिन देखा गया कि 33 के 33 पेशेंट्स के अंदर हर के अंदर फर्क फर्क जीन्स म्यूटेट हो रहे हैं। किसी के अंदर कोई जीन खराब हो रहा है, किसी के अंदर कोई जीन खराब हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो दवाई बनी ग्लीवैक, वो तो एक जीन के डिसऑर्डर के लिए बनी कि भाई ये जीन खराब है तो ये दवा देंगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कैंसर जीनोम एटलस आया तो ये फाइंड आउट किया गया कि ये तो एक जीन की वजह से हो ही नहीं रहा। किसी एक लड़की का ब्रेस्ट कैंसर में कोई जीन खराब हो रहा है, किसी के अंदर कोई जीन खराब हो रहा है। इसका मतलब जितने जीन खराब हो रहे हैं उतनी दवाइयां बनानी पड़ेगी। तो ये प्रोजेक्ट कुछ टाइम के बाद होल्ड नहीं करा। होल्ड क्यों नहीं करा वो देखो। तो बोला हमने क्या स्ट्रैटेजी ली थी, फाइंड द कैंसर, फाइंड द जीन, गिव द ड्रग, बट इट वाज फाउंड फॉर सम पीपल दिस ड्रग वाज नॉट इफेक्टिव। इसका मतलब है जिन पेशेंट में वो जीन खराब था उस पर तो ड्रग काम कर गई, जिसमें वो जीन खराब नहीं था उस पर ड्रग काम ही नहीं करी। तो उन्होंने देखा ये तो बाकियों के दूसरे दूसरे जीन्स खराब है। अब सोचा गया इतनी ड्रग्स हम कैसे बनाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। 60 जीन्स खराब है, किसी के 60 का कोई कॉम्बिनेशन है,
किसी के 60 का दूसरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और कभी कभी तो यह भी देखा गया एक पेशेंट में 2 एरियाज में कैंसर था, फॉर एग्जांपल पेट में कैंसर है और प्रोस्टेट में कैंसर है, तो जो प्रोस्टेट में कैंसर है उसके जीन्स अलग थे और जो पेट में कैंसर है उसके जीन्स अलग अलग थे। अब इस तरह के इंसान को हम कितनी दवाइयां देंगे? तो ये वाला जो स्टैंड था कि जीन्स की वजह से कैंसर होता है, ये फेल हो गया। अभी तक हमारे पास जवाब नहीं था कि कैंसर क्यों होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सीखा क्या इससे? पहली चीज सीखी कि कैंसर हमारा खुद का ही एक सेल होता है, ये बाहर से नहीं आता, हमारा खुद का सेल है जो कैंसेरियस हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज अब तक हमने ये सीखी कि जिस तरह से कैंसर हमारे अंदर है ना, उसी तरह से कैंसर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में भी है, वो ऑर्गेनिज्म भी जो सिर्फ सिंगल सेल के हैं। इसमें शायद ही कोई होगा ग्रुप में जिसने 8वीं क्लास में हाइड्रा नहीं पढ़ा होगा। हाइड्रा इज अ सिंगल सेल एनिमल। सबसे पहले जब 8वीं क्लास में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है तो हाइड्रा पढ़ाया जाता है। तो ये एक रिसर्च स्टार्ट हुई और इस रिसर्च में ढूंढा गया कि कैंसर तो हाइड्रा को भी हो रहा है। अब सोचा गया कि इस हाइड्रा को कैंसर हो रहा है, इसका मतलब यह कुछ तो हम जो इवॉल्व हो रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर ही कुछ गड़बड़ है जहां से कैंसर हमारे अंदर आ रहा है। अगली चीज ये समझी गई कि शरीर का कोई भी सेल कैंसेरियस बन सकता है। आपके शरीर में हर सेल कभी ना कभी कैंसेरियस बनता है, लेकिन जब सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में वो वहां पे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है तो वो सेल, बॉडी उस सेल को बाहर निकाल देती है और रिप्लेस कर देती है। तो 3 चीजें हमने इसमें सीख ली। पहली चीज कि कैंसर अपने ही सेल से बनता है। दूसरी चीज, कैंसर सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। और तीसरी चीज कि बॉडी का कोई भी सेल, ब्रेन का सेल, हड्डियों का सेल, पेट का सेल, प्रोस्टेट का सेल, स्किन का सेल, लंग्स का सेल, लिवर का सेल, किडनी का सेल, कोई भी सेल कैंसर के सेल में तब्दील हो सकता है और अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह भी जा सकता है, ठीक है। अब ये तीसरी एक्सप्लेनेशन आई। जब पहली 2 एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई तो तीसरी एक्सप्लेनेशन आई कि कैंसर क्यों होता है। अब ये आज तक की सबसे वैलिड और होल्डिंग एक्सप्लेनेशन है कि कैंसर क्यों होता है। पहली चीज, प्लेनेट पे सारी लाइफ इवॉल्व हुई है। इवॉल्व होने का मतलब है पहले सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म बना, फिर मल्टी सेल का ऑर्गेनिज्म बना, फिर हमारे जैसे इंसान, जानवर वो सब आ गए और धीरे धीरे फिर हम बंदर से इंसान बन गए। तो हम इवॉल्व होते गए फ्रॉम सिंगल सेल टू मल्टी सेल। जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक हैबिट होती है कि वो एक दूसरे को मार देते हैं। एक बैक्टीरिया दूसरे को मार सकता है, एक हाइड्रा दूसरे को मार सकता है, और उसको अपने जीवन के लिए किसी से कोऑपरेट नहीं करना पड़ता। सिंगल सेल को सिर्फ अपने बारे में ध्यान रखना पड़ता है, अपने जीवन के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, अपनी लाइफ के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। तो एक बैक्टीरिया सिर्फ अपने लिए जीता है, दूसरा बैक्टीरिया अपने लिए जीता है, तीसरा बैक्टीरिया अपने लिए जीता है। ये सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की एक हैबिट है कि वो सिर्फ अपने लिए जीता है, चाहे उसको दूसरे को मारना पड़े। वो अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे के सिंगल सेल को मार सकता है और वो कभी भी आपस में कोऑपरेट नहीं करती। जबकि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में आपका लिवर का सेल आपके हार्ट से कोऑपरेट करेगा, आपका बल्कि आपके मसल का सेल दूसरे मसल के सेल के साथ कोऑपरेट करेगा। वो उसको पूछेगा तेरे को क्या चाहिए, एक दूसरे को पूछेगा, दूसरा तीसरे को पूछेगा, ये आपस में कोऑपरेट करके जिंदा रहते हैं। जबकि सिंगल सेल्स एक दूसरे को मार के जिंदा रहते हैं। तो जो हमारी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है सिंगल सेल की, वो ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है कि साथ वाले सेल को मार दो। ये हमारी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है और ये हमारी कोर प्रोग्रामिंग है और इसी प्रोग्रामिंग के हम ऊपर इवॉल्व हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पहले सिंगल प्रोग्रामिंग थी कि साथ वाले को मार दो, फिर इवॉल्व हुए, उसके ऊपर मल्टी सेल बना और मल्टी सेल ने एक नई इंस्ट्रक्शन वहां पे आ गई इवॉल्व होने की कि साथ वाले को नहीं मारना, उसके साथ कोऑपरेट करना है। लेकिन जो सिंगल सेल की प्रोग्रामिंग है वो कोर में पड़ी है, उसके ऊपर नई इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो हमारा डीएनए कोर प्रोग्रामिंग के ऊपर नई इंस्ट्रक्शंस हैं, इसलिए हमारा डीएनए प्रोग्राम्ड है साथ वाले सेल से कोऑपरेट करने के लिए। इसलिए हमारे शरीर में हर सेल दूसरे सेल के साथ कोऑपरेट करता है।
ठीक है, तो छठा पॉइंट है ऑल न्यू प्रोग्रामिंग टू कोऑपरेट वाज रिटन ऑन टॉप ऑफ ओरिजिनल प्रोग्राम। ओरिजिनल प्रोग्राम है, साथ वाले सेल को मार दो, उसके ऊपर सारी नई प्रोग्रामिंग आई है, और वो ओरिजिनल प्रोग्राम हमारे डीएनए में अभी भी है। ऑडिट, तो अगर सबको क्लियर है, सब लिखो क्लियर है। और किसी को नहीं क्लियर है वो लिख दे क्लियर नहीं है। वेरी गुड। तो आप समझ लीजिए आपकी सेल की जो प्रोग्रामिंग है, उसके कोर में जो प्रोग्रामिंग पड़ी है वो ये बोलती है साथ वाले सेल को मार दो, वो तेरे काम का नहीं है। लेकिन उसके ऊपर न्यू इंस्ट्रक्शंस है डीएनए की, और न्यू इंस्ट्रक्शंस डीएनए की कोर प्रोग्रामिंग को होल्ड करके बैठी है। अगर ऊपर की इंस्ट्रक्शंस को कोई डिसरप्ट कर दे, कोई खराब कर दे और वो डीएनए डैमेज हो जाए, तो ओरिजिनल प्रोग्राम प्ले करना शुरू कर देता है। और वो ओरिजिनल प्रोग्राम क्या है? साथ वाले सेल को मार दो। इसलिए ये समझने की जरूरत है, ये हम जो इवॉल्व हुए हैं, तो जो कैंसर का सेल है, वो ह्यूमन सेल जब कैंसर हो जाता है वो इवॉल्व नहीं कर रहा, वो रिवर्स इवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब वो अंदर की कोर प्रोग्रामिंग को एक्टिवेट कर रहा है और वापस से सिंगल सेल बनने की कोशिश कर रहा है। और सिंगल सेल की हैबिट क्या है? साथ वाले सेल को मार देना है, साथ वाले सेल से कोऑपरेट नहीं करना, अपने आप पे रहना है, इमॉर्टल हो जाना है। इमॉर्टल का मतलब एक बैक्टीरिया को अगर आप लैब में एक प्लेट में डालते हैं और आप उसको खाना देते रहते हैं बैक्टीरिया को, तो वो बैक्टीरिया कभी नहीं मरता, वो सिर्फ बड़ा होते रहता है, बड़ा होते रहता है, बड़ा होते रहता है। बैक्टीरिया कभी नहीं मरता। ह्यूमन सेल को अगर आप खाना देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, एक पॉइंट पे बोलेगा उसका जीवन खत्म है, मर जा, नया आ। तो इसलिए जब आदमी को कैंसर हो जाता है वो रिवर्स इवॉल्व कर रहा होता है। ये आज तक की बेस्ट और वैलिड थ्योरी है कि कैंसर क्यों होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कैंसर सेल इमॉर्टल होने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसके ऊपर की लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस का डीएनए डैमेज हो गया है। अब ये समझते हैं, देखो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन आप मेरे ख्याल में फिर भी थोड़ा सा रीडेबल है। देखो ये जो है एक नॉर्मल सेल है, एक सिंगल सेल है, एक जो है वो कैंसर सेल है। तो नॉर्मल सेल की ग्रोथ होती नहीं रहती, लेकिन सिंगल सेल की ग्रोथ होती रहती है, कैंसर सेल की ग्रोथ होती रहती है। नॉर्मल सेल इमॉर्टल नहीं होता, लेकिन कैंसर सेल इमॉर्टल होता है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी इमॉर्टल होता है। नॉर्मल सेल मूव नहीं कर सकता, सिंगल सेल मूव कर सकता है, और कैंसर सेल भी मूव कर सकता है। नॉर्मल सेल ऑक्सीजन लेता है, सिंगल सेल ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है, और कैंसर सेल भी ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है। अभी आज की सेमिनार वर्कशॉप के लिए हम इसी पे ही होल्ड करेंगे, लेकिन इनमें और भी सिमिलैरिटीज हैं नीचे। फॉर एग्जांपल चलो इसको समझ लेते हैं। पोस्ट डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब यह है कि सिंगल जो नॉर्मल सेल है वो होस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। होस्ट मतलब वो इंसान जिसको कैंसर हो गया है। नॉर्मल सेल कभी होस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, जबकि सिंगल सेल होस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, अपने साथ वाले को भी मार सकता है, और कैंसर सेल भी यही काम कर सकता है। सिंगल सेल की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, नॉर्मल सेल की बॉडी, ह्यूमन सेल की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, लेकिन कैंसर सेल की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें मोस्टली सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। देखो कितने लोगों ने सुना है कि ये प्रॉब्लम तो हेरिडिटी है, मेरी फैमिली में तो डायबिटीज है, मेरे दादा को थी इसलिए मुझे भी है, नहीं तो मुझे भी होगी आज आगे चल के। कितने लोगों ने ये सुना है? तो है एच लिखो सिर्फ चैट बॉक्स में, एच मतलब आपने सुना है कि प्रॉब्लम हेरिडिटी है। ऐसे ही बड़े लोग ये मानते हैं, मेरे एक फ्रेंड है, वो ये मानते हैं कि उनकी नानी को कैंसर था और उनके दादाजी को कैंसर था, इसलिए वो कैंसर से बहुत डरते हैं और वो ये सोच के चलते हैं कि मुझे भी किसी दिन जरूर होगा। इसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन, एक देखो कुछ चीजों में ना हमें पता नहीं होता सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन वहां खड़े होकर फिर भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। तो मेरा इनविटेशन है कि आप यहाँ खड़े होकर अपना जीवन जिए। कि कैंसर जो है इसमें सच्चाई कितनी है मैं अभी साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप यहाँ खड़े होकर अपना जीवन जिए
कि कैंसर एक हेरिडिटी प्रॉब्लम हो, चाहे हो भी, तब भी आपके लाइफस्टाइल से आती है। कैंसर ट्रिगर होता है आपके लाइफस्टाइल से। ये जो जो पहली थ्योरी थी और दूसरी थ्योरी थी वो फेल हो गई। तीसरा थ्योरी है कि आपका लाइफस्टाइल आपके जीन्स को खराब करता है, और उसमें आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना वो चीनी है, शुगर। शुगर इज योर बिगेस्ट एनिमी। तो जितना आप गुलाब जामुन खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, चाय पीते हैं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो आपका लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल खराब करता है, आपकी हैबिट्स खराब करता है और कैंसर को ट्रिगर कर सकता है। और ये एक जगह है जहां से खड़े होकर आप अपना जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो या तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप एविडेंस ढूंढते रहे, या फिर यहाँ खड़े होकर अपना जीवन जिए कि मैं अगर अपना जीवन यहाँ खड़े होकर जीऊंगा जैसे कि मैं जीता हूँ, कि अगर मैं चीनी खाऊंगा तो मेरे जेनेटिक्स खराब हो सकते हैं, मेरी बॉडी के अंदर कैंसर ट्रिगर हो सकता है। मैं यहाँ खड़े होकर अपना जीवन जीता हूँ। मेरी नानी को कैंसर हुआ है, मेरी दादी को डायबिटीज हुई थी, मेरे दादाजी को भी डायबिटीज हुई थी, लेकिन मैं क्लियर हूँ क्योंकि मैं एक साफ जीवन शैली जीता हूँ। तो मेरे मेरे जीन्स उतने डैमेज नहीं होंगे, उनको मैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता हूँ, इतने डैमेज नहीं होंगे, और चांसेस है कि मुझे कभी जिंदगी में मैं डायबिटीज से और कैंसर से तो कभी नहीं मरने वाला। ठीक है, अब हमारे पास तीन अप्रोचेस हैं कैंसर की। पहली अप्रोच किल, ये हमने डिस्कस किया। दूसरी अप्रोच बर्न, ये भी हमने डिस्कस किया। तीसरी अप्रोच पॉइजन। बट एक अप्रोच और है हमारे पास, वो अप्रोच जो हमारे सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए हेल्प करेगी, और वो सपोर्ट है न्यूट्रिशन और हर्ब्स की। तो अगर आप सही मात्रा में अपने शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें और सही मात्रा में हर्ब सपोर्ट दें। देखिए हर्ब का क्या काम है, हर्ब का काम है, फॉर एग्जांपल आपको इंडाइजेशन हो गया, कितने लोग इंडाइजेशन पे यहाँ पे अजवाइन खाते हैं, तो अजवाइन खा के आपने क्या किया, आपने अपने शरीर को बोला कि ये हर्ब लो और वो हर्ब के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको इस्तेमाल करके मुझे ठीक करो। ठीक है, तो आपने अपने शरीर को अजवाइन देके कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजी, तो जब आप वो इंस्ट्रक्शंस भेजोगे वो इंस्ट्रक्शंस आपका शरीर फॉलो करेगा, और वो फॉलो करेगा तो आपका इंडाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो आपने अपने शरीर को दो चीजें प्रोवाइड करनी है, एक न्यूट्रिशन और दूसरा हर्ब सपोर्ट, और तीसरा फास्टिंग। ये भी याद रखिएगा, फास्टिंग हीलिंग को इंप्रूव करता है। तो एक, जब दिन में आप जग रहे होते हैं तो आपकी फास्टिंग इंप्रूव करती है, दूसरा जब आप रात को सो रहे होते हैं तब आपके शरीर में हीलिंग होती है। ये दो पीरियड है जब शरीर अपने आप को ठीक कर रहा होता है। और कैंसर सेल क्या है, कैंसर सेल इज अ ह्यूमन सेल गॉन रोग। रोग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लूर लूर सड़कों पे घूम रहा है बिना किसी गोल के, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जिंदगी में टारगेट नहीं है, बस वो सड़क पे निकलता है और बस घूमते रहता है, उसको बोलते हैं वो इंसान रोग हो गया है। ऐसे ही कैंसर सेल भी एक सेल है जो रोग हो गया है, जिसको पता ही नहीं है मैं क्या हूं, कि मैं लंग का सेल हूं, कि मैं लिवर का सेल हूं, कि मैं ब्रेन का सेल हूं। वो रोग हो चुका है और वो कंटिन्यू करता रहेगा ग्रोथ में जब तक आप उसको कुछ न्यूट्रिशन और हर्ब सपोर्ट नहीं दोगे। तो ये न्यूट्रिशन है जो मैं रेकमेंड करता हूँ हर इंसान के लिए। आपके विटामिन डी लेवल्स पूरे होने चाहिए, विटामिन B12 लेवल्स पूरे होने चाहिए, ओमेगा 3 2:1 की रेशियो में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप तेल खाते हैं, खाने का सोयाबीन का तेल खाते हैं, सनफ्लावर का तेल खाते हैं, ये ओमेगा 6 है। और अगर आपने ओमेगा 6 और ओमेगा 3 को 2:1 की रेशियो में नहीं रखा तो आपके शरीर कहीं ना कहीं तकलीफ में आएगा। और एटॉमी ने हमारे को एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 3। और चौथा प्रोडक्ट है प्रोबायोटिक, जिसको एटॉमी में हम न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। ये हमारे हाजमे को तेज रखता है, क्योंकि आप अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे और आपका हाजमा ही ठीक नहीं होगा तो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं होगा। और यही रीजन है एटॉमी एक सीक्वेंस में प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है, क्योंकि उनको पता है शरीर को पहले क्या देना है, बाद में क्या देना है, क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनको हम क्या दें कि इनकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो। एक सीक्वेंस में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और आपको समझना है ये जो न्यूट्रिशन हम प्रोबायोटिक के फॉर्म में, ओमेगा 3 के फॉर्म में, हेमोहिम के फॉर्म में हम अपने शरीर को देते हैं, ये हमारे शरीर के हथियार है। ये हमारी हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके हथियार है। जब आपके सैनिक किसी बीमारी को लड़ने जाएंगे और वो म्यान में से तलवार निकालेंगे तो वो तलवार ये वो हथियार है। अगर वो म्यान खाली होगी तो सैनिक लड़ने जाएंगे, लेकिन सैनिकों के पास तलवार नहीं होगी लड़ने के लिए। ठीक है,
यही कारण है लोगों की बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि उनके सैनिक लड़ने तो जाते हैं लेकिन म्यान खाली होती है। और वो म्यान की जो तलवार है ना, वो ये ओमेगा 3 है, प्रोबायोटिक है और हेमोहिम है। यहाँ पे हम आते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले आपको ये अपने दिमाग में बांध लेनी है ये बात कि आपका शरीर एक सेल्फ हीलिंग डिवाइस है। आप एक मशीन हो, आप इसको समझ लो। जैसे गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, आपकी मशीनरी फ्यूल पे चलती है। वो फ्यूल है आपका खाना, आपका न्यूट्रिशन और आपका हर्ब्स। इस फ्यूल पे आपका शरीर काम करता है और वो एक सेल्फ हीलिंग डिवाइस है। जब आप अपने शरीर को ये चीजें प्रोवाइड करोगे तो आपके सैनिकों के म्यान में आपने तलवार डाल दी, और जब आपने अपने सैनिकों के शरीर म्यान में तलवार डाली है, वो बीमारी से लड़ सकेंगे। और क्योंकि आपका शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो सेल्फ हीलिंग डिवाइस है, इस वजह से वो अपने आप को ठीक कर सकेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं हेमोहिम को। हेमोहिम है क्या? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हेमोहिम एक फूड सप्लीमेंट है। और जैसे मैंने समझाया, शरीर को ठीक होने के लिए फूड चाहिए, फूड सप्लीमेंट चाहिए और हर्ब्स चाहिए। तो इसके अंदर फूड सप्लीमेंट भी है और इसके अंदर हर्ब्स भी है। ठीक है, और इसी वजह से इसको एक बोटानिकल मिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए, जब कोई बैक्टीरिया आपकी लंग्स में एंटर करता है तो हेमोहिम आपका शरीर, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। देखिए, ये स्लाइड एटॉमी की साइड से आई है और एटॉमी ने इसमें कितना बड़ा बड़ा लिखा है, सोल्जर्स इन एक्शन। ये आपके सैनिक हैं। और जब आप हेमोहिम अपने पेट में डालते हो तो आप इन सैनिकों की म्यान में तलवार डाल रहे हो। और इस वजह से जब वो तलवार उनको मिलती है और आपकी लंग्स के थ्रू शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन जाता है, तो ये सैनिक अपनी तलवार निकाल के एक्शन में आते हैं और इस बैक्टीरिया को मार देते हैं। अब बैक्टीरिया को मारने के बड़े सारे तरीके होते हैं। बैक्टीरिया को इंजेस्ट करके मारा जाता है, मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरिया को खा जाएगा, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि आपका इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को खाएगा नहीं, उसके साथ जुड़ के केमिकल छोड़ेगा और वो केमिकल पॉइजनस होएगा उस बैक्टीरिया के लिए और वो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट इम्यून सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट सैनिक होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हथियार के साथ। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सैनिक है वो है एनके सेल्स। इसको देखते हैं, एनके सेल्स होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। तो हेमोहिम क्या करता है, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो कि ह्यूमन इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है और बैक्टीरिया वायरस को मारता है और किसी भी अनवांटेड पैथोजन को मारता है। ठीक है, और यही देखेंगे, एक्टिवेट कर रहा है इम्यून सेल्स को। साइटोकाइंस भी एक तरह का इम्यून सिस्टम के अगले तरीके के सेल्स हैं। हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में सेल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। हेमोहिम पर्टिकुलरली एनके सेल्स पे काम करता है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कैसे बनाया हुआ है? ये प्रोडक्ट देखो, इस प्रोडक्ट की ब्यूटी क्या है? इस प्रोडक्ट की ब्यूटी है कि ये हमने क्या डिस्कस किया था कि ये रेडिएशन पे काम करता है। जो हमने सबसे पहली चीज डिस्कस की थी कि ये रेडियम के इफेक्ट्स को खत्म, रेडियम के इफेक्ट से हमारे को कैंसर होता है। तो रेडियम क्या चीज है? रेडियम एक तरह की रेडियो एक्टिव वेव्स है, रेडियो एक्टिविटी है जो हमें टच करती है और कैंसर प्रोड्यूस करती है। और आज की डेट में हम कितना रेडियो एक्टिविटी से घिरे हुए हैं। पावर लाइन्स, रेडियोज, सेल फोन्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, डिफरेंट टाइप की एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स अलग अलग ढंग की रेडिएशन हमारे को देती है, ब्लू लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, एक्सरेज, गामा रेज। ये इस तरह हम एक जमाने में हार्डली किसी रेडिएशन से घिरे होते थे जितना हम आज घिरे हुए हैं रेडिएशन से। और सबसे बड़ी बात, आपके घर के अंदर मोबाइल और आपके घर के अंदर जो वाईफाई का कनेक्शन है वो माइक्रोवेव से और रेडिएशन से भरा हुआ है। हेमोहिम आपको इस रेडिएशन से बचाएगा, आपके क्लाइंट को बचाएगा, आपके क्लाइंट को कैंसर फ्री रखेगा। ये जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को कैंसर होने पे ही हेमोहिम खिलाना है। मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं पिछले 1.5 महीने से एक घुटने की सूजन से डील कर रहा था और मैं जब मीटिंग में जाता था मैं लंगड़ा के जाता था।
और मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा, सिवाय इसके कि मैं गोली नहीं खाता दर्द की। उसको छोड़ के कोई नेचुरल ट्रीटमेंट मैंने नहीं छोड़ा। मैंने हल्दी लगाई, उस पर चपाती के ऊपर हल्दी लगा के अपने नी के ऊपर रखा, मैंने मिट्टी का लेप किया, मैंने गर्म पानी का लेप किया, मैंने ठंडे पानी का लेप किया, और 1.5 महीने तक मेरी सूजन आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। यही 1.5 महीने से चल रहा था, और 5 पैकेट हीमोहिम पीने के बाद मेरी वो सूजन खत्म हो गई और मेरा लगड़ाना बंद हो गया। ये तो मेरी पर्सनल टेस्टिमोनी है मेरे घुटने को लेकर, ठीक है। तो आप रेडिएशन से बचेंगे, आप पोल्यूटेंट से बचेंगे, पोल्यूटेंट की कोई कमी नहीं है बाहर, इन्फेक्शंस की कोई कमी नहीं है बाहर। मेरे पास इन्फेक्शंस तो आपसे ज्यादा आज की डेट में इन्फेक्शंस को कौन समझता है। कोरोना वायरस एक सबसे बड़ा इन्फेक्शन है, इससे भी ये हमारा बचाव कर सकता है, ठीक है।